मैं कनाडा में एक औरत के घर में ड्राइविंग का काम करता था। उसकी जवान बेटी मुझे कुछ अलग नजर से देखती थी। जब भी वो मेरे साथ कार में जाती तो मेरे करीब आने की कोशिश करती। एक दिन उस औरत ने कहा कि तुम मेरी बेटी से 2 महीने के लिए शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी और अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली, लेकिन शादी की रात उसकी बेटी को देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो लड़की तो मैं कनाडा में एक अमीर औरत के घर में ड्राइविंग का काम करता था। जब उसकी बेटी को कहीं जाना होता तो वो मेरे साथ जाती। मैंने आज तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा अपना चेहरा एक रुमाल से ढक कर रखती थी और आंखों पर काला चश्मा पहनती थी। एक दिन मैं उस औरत की बेटी को बाजार लेकर गया था और वहां से लौट रहा था। तब वो मेरे साथ बराबर में बैठ गई। ये देखकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। इससे पहले वो हमेशा पीछे बैठती थी। परेशानी तो तब हुई जब चलती गाड़ी में उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। उसके इस तरह के व्यवहार की इस वजह से मैं पूरा पसीने से भीग गया। आज वो मुझे कुछ अलग नजर से देख रही थी। उसके इस तरह के व्यवहार से मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जितना मुझसे हो सकता था उतनी तेजी से गाड़ी चलाकर मैं जल्दी से घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठा उस घटना के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और जो बातें उसने मुझे बताई उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें झूठे आरोप में जेल भेज दूंगी। मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, पर अपनी गरीबी और उस औरत की धमकी के डर की वजह से मैं उसकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। उस औरत ने ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो 2 महीने के बाद मेरी बेटी को तलाक भी दे सकते हो। ये सुनकर मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी की रात में उस लड़की ने मेरी हालत खराब कर दी। मेरी आत्मा कांप उठी जब उस लड़की ने मुझे कनाडा आए हुए 1 महीना हो रहा था, लेकिन अब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया था। मेरे यहाँ आने का किस्सा थोड़ा अजीब था। जिसे भी मैं ये कहानी सुनाता वो मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं अपने घर की गरीबी को लेकर बहुत हैरान था, क्योंकि मेरे घर में मेरी 3 बहनें थीं जो जवान थीं, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी उम्र निकलती जा रही थी। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे पास उनकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन मैं रास्ते पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। तभी एक आदमी बड़ी गाड़ी लेकर आया और मेरे पास बैठ गया। उसने मुझसे कहा कि तुम परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें काम देने के लिए आया हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा कि ठीक है, रुक जाओ, पूरी बात बताओ। लेकिन अंदर से मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये आदमी मुझे कोई धोखा ना दे। आदमी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम सच में अपनी हालत बदलना चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हें विदेश भेजूंगा। वहाँ मेहनत करके तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। विदेश जाने की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने सोचा कि मुझे उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। शायद भगवान ने उसे मेरी मदद के लिए भेजा है। वो मेरी मदद करना चाहता था। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, तो तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तब उसने कहा कि मैं कभी कभी गरीबों की मदद करता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, फिर भी मुझे उस आदमी पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसके इरादों पर शक हो रहा था। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ दिन पहले ही एक गलती की वजह से मैंने एक नौकरी खो दी थी। मैंने भगवान का नाम लेकर उस आदमी के साथ जाने का फैसला किया। वो मुझे एक बड़े बंगले में ले गया, मुझे एक बड़े कमरे में बिठाकर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और उसके हाथ में कुछ पैसे थे। उसने वो पैसे मुझे दिए और कहा कि इन पैसों से पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें अपनी फ्लाइट का टिकट भी मिल जाएगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किस्मत इस तरह से मेरा साथ देगी। मैं तुरंत पैसे लेकर वहां से चला गया और कुछ ही दिनों में पासपोर्ट बनवा लिया। फिर मैं उस आदमी के घर गया।
उसने मुझे टिकट पकड़ा दी और कहा कि कल तुम्हारी फ्लाइट है, वहां जाकर इस नंबर पर संपर्क कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैंने अपने घर वालों को बता दिया और कनाडा आ गया। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद जब मैंने अपनी जेब में उस नंबर को ढूंढा तो वो नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद वो नंबर खो गया है। मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ और ना ही मुझे पता है कि वो आदमी कौन था जिसने मेरी इतनी मदद की और मुझे यहाँ भेजा। मेरे पास उस आदमी का कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। वहां पहुंचने के बाद जब मैं फंस गया तो मेरे मन में बहुत चिंता शुरू हो गई। मैंने वहां छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने पेट की भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए 3 महीने होने को थे, लेकिन अब तक मैं घर में एक भी पैसा नहीं भेज पाया था। यहाँ अपना पेट भरने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। किसी तरह से मैं अपने लिए दिन में 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। शायद भगवान को भी मुझ पर दया आ गई। फिर एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और माली का काम दे दिया। वहां से मुझे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वहां मालिक की एक रिश्तेदार अक्सर मालिक के घर आती थी और जब भी वो आती मुझे ध्यान से देखती थी। मैं उसकी इस तरह की देखने की आदत पर ध्यान देने लगा। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे अपनी उस रिश्तेदार के घर भेज दिया और कहा कि आज से तुम वहीं काम करोगे और उसके घर में गाड़ी चलाने का काम करोगे। उस औरत ने मुझे अच्छे पैसे दिए और रहने के लिए एक अच्छा कमरा भी दिया। वहां के नौकर एक छोटे कमरे में रहते थे, लेकिन मुझे रहने के लिए अलग से एक कमरा दिया गया था। उस औरत की एक जवान बेटी भी थी। जब भी वो कहीं जाती तो मुझे अपने साथ ले जाती, लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो खुद को हमेशा नकाब में ढके रहती और उसके चेहरे पर रुमाल रहता। कुछ ही दिनों में उस लड़की का व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। जब भी वो मेरे साथ कहीं जाती तो वापसी में वो कार की अगली सीट पर बैठती और कई बहानों से मेरे पास आने की कोशिश करती, मेरा हाथ पकड़ती। डर की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाता। फिर एक दिन उस औरत ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। मैंने उसे बताया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मुझे उसकी शादी के सारे सामान खरीदने हैं। मेरी 3 कुंवारी बहनें हैं और सबकी शादी मुझे ही करनी है। आजकल तुम तो जानती हो कि चीजों की दाम कितने हैं और लड़के वालों की भी बहुत मांगे होती हैं। तब उस औरत ने कहा कि तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें दूंगी, जिससे तुम अपनी बहन की शादी करा सकोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये थी कि मुझे उसकी बेटी से शादी करनी होगी। ये शर्त सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बल्कि मुझे उसकी बेटी ज्यादा पसंद नहीं थी और इसके अलावा अपने देश में मैं एक लड़की से प्यार करता था। जब मैंने शादी करने से मना किया तो उस महिला ने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मजबूर होकर मैंने उसकी बात मान ली। तब उस औरत ने कहा कि असल में मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है। वो तुम्हें बहुत सी प्रॉपर्टी देगी, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें देगी। तुम सारी जिंदगी सुख और आनंद से रहोगे, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन शर्त ये थी कि मैं शादी से पहले उसकी बेटी का चेहरा नहीं देख सकता। शादी के बाद ही मुझे उसका चेहरा देखने की अनुमति होगी। ये सुनकर मैं थोड़ा अजीब महसूस करने लगा, लेकिन इतनी दौलत देखकर मैंने फैसला किया कि मैं उसकी बेटी से शादी कर लूंगा। इसके बदले में मुझे बहुत पैसा मिलेगा, जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती है और मेरी बहनों की धूमधाम से शादी हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास मना करने के लिए कोई वजह नहीं थी। मुझे बहुत सारा पैसा और तमाम सुख सुविधाएं भी मिल रही थीं। अगर मुझे इसके बदले किसी बदसूरत लड़की से शादी करनी पड़े तो मैं ये कर लूंगा। मैंने उस औरत से बहुत सारा पैसा लेकर अपने देश भेज दिया ताकि जितनी जल्दी हो सके मेरी बहनों की शादी हो जाए। लेकिन बीच बीच में मुझे शक होता कि वो औरत शादी से पहले उसकी बेटी का चेहरा देखने से क्यों मना कर रही है। दूसरा कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करना चाहती है। जरूर कोई ऐसा कारण था जो मुझसे छिपाया जा रहा था। ये सोचकर मेरा दिमाग चकराने लगा। एक दिन उस औरत ने कहा कि 2 हफ्ते बाद तुम्हारी मेरी बेटी से शादी होगी। वो शादी से पहले यहाँ आ जाएगी, लेकिन तुम उसका चेहरा नहीं देखोगे।
उस औरत ने आगे कहा कि उसकी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी मासी के घर किसी और देश में गई हुई है और जब वो लौटेगी तो शादी हो जाएगी। मैंने भी हाँ कर दी। मुझे लग रहा था कि वो महिला हमारी शादी बहुत साधारण तरीके से करेगी, लेकिन उसने शादी के लिए बहुत धाम-धूम से तैयारी की थी। ये देखकर मैं बहुत हैरान था, लेकिन उसकी बेटी अभी भी नहीं लौटी थी। मुझे लगने लगा कि क्या वो शादी के दिन ही लौटेगी, और वही हुआ। शादी के दिन सुबह मैंने अपने कमरे से देखा कि एक लड़की गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई और हमेशा की तरह उसका चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। वो उस औरत की बेटी थी जो मेरी होने वाली पत्नी थी, लेकिन आज भी उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक रखा था। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने सोचा कि जो भी हो, आज ही तो शादी है और कुछ देर बाद शादी के बाद ये रहस्य खुल ही जाएगा। अब मैं बस शादी का इंतजार कर रहा था। अपने घर में मैंने शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये रिश्ता कितने दिन तक टिकेगा या टिकेगा भी या नहीं। इसीलिए मैंने घर वालों को इस बारे में बताकर उन्हें चिंता में डालना नहीं चाहा। हमारी शादी हो गई और मेरी दुल्हन मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं बहुत उत्सुक था उसका चेहरा देखने के लिए। जैसे ही मैंने उसका घूंघट हटाया तो मेरे तो होश उड़ गए। उस औरत ने कहा था कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी, लेकिन दुल्हन के रूप में जो मेरे सामने बैठी थी वो कोई और नहीं थी। वो तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा सारा शरीर कांप उठा और एक झटके में मेरे सामने मेरा पूरा अतीत आ गया। जब मैं हिंदुस्तान में था, मेरा नाम संजय है और मैंने एमए करने के बाद पता नहीं किस किस सड़क पर धक्के खाए। विदेश में रहने का सपना मेरा सबसे बड़ा सपना था। जब मैं विदेश में रहने वाले लोगों की जिंदगी के वीडियो देखता था तो लगता था कि अगर मैं कभी विदेश जा पाता तो कितना अच्छा होता। मैं घर का सबसे बड़ा था और मेरी 3 बहनें थीं। कभी कभी माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था कि इतने सारे बच्चों को जन्म देने से पहले अपनी स्थिति, अपनी गरीबी पर तो ध्यान देना चाहिए था। क्या होता अगर उन्होंने कम बच्चों को जन्म दिया होता? शायद इससे हमारी जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाता। घर का बड़ा बेटा होने के कारण मेरे कंधों पर बहुत सारा बोझ आ गया। मैंने एमए करते करते अपना काम शुरू किया। सुबह कॉलेज जाता और शाम को काम पर। इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरी ढूंढता रहा। पर आज के समाज में नौकरी मिलना आसान नहीं था। मैंने बहुत मेहनत करने के बाद मुझे एक साहब की गाड़ी चलाने का काम मिला। तनख्वाह भी अच्छी थी, इसीलिए चुपचाप वो काम करने लगा। सुबह 7 बजे अपने काम पर निकल जाता और दोपहर में साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने जाता। कभी 2 बजे लौटता, कभी 5 बजे मैडम को ऑफिस से लेने जाता और बाकी समय वहीं रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को ऑफिस से ले जाना और वापस लाना था। साहब की बेटी हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा और उसे देखने की इच्छा भी कभी नहीं हुई, क्योंकि वहां मैं सिर्फ अपना काम करने जाता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी गलती की वजह से मेरी नौकरी हाथ से चली जाए। मेरे घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। मेरा दोस्त कहता था कि साहब की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा ले, क्योंकि वो एक करोड़पति आदमी की बेटी थी और तू देखने में कम स्मार्ट नहीं है। अगर वो तुम्हें एक बार पसंद करने लगे तो तुम जिंदगी भर खुशी से रह सकते हो। मैं अपने दोस्त की बातों के बारे में सोचता था और मन ही मन सोचता था कि शायद मैं ऐसा ही करूं, क्योंकि वो अमीर बनने का बहुत आसान रास्ता था। लेकिन डर की वजह से मैं कभी साहब की बेटी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सका। मैंने कभी उससे बात करने की भी कोशिश नहीं की। मुझे लगता था कि शायद वो गूंगी है और बोल नहीं सकती, क्योंकि 1 महीने में मैंने उसे कभी बोलते नहीं सुना था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारे सवालों का जवाब दे। काफी हिम्मत जुटाकर मैंने उससे बात करने की कोशिश की और कहा कि मैडम, मैं कल छुट्टी चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। मेरे पास एक जरूरी काम है। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कोई जवाब देगी या पूछेगी कि छुट्टी क्यों चाहिए, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस सिर हिलाकर इशारा कर दिया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया और लगा कि मैं बेवजह इस पत्थर दिल लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि वो किसी भी तरह मेरे जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी ली, क्योंकि मैंने मैडम से छुट्टी मांगी थी। छुट्टी लेने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता
भी नहीं था। मुझे लगा कि जब मैं छुट्टी के बाद लौटूंगा तो वो मुझसे जरूर पूछेगी कि कल क्या काम था। लेकिन उसके पूछने से पहले ही उसके पिताजी ने मुझसे पूछा कि कल तुम क्यों नहीं आए। तब मैंने कहा कि साहब, कल तो आप घर पर ही नहीं थे। मैंने मैडम को बता दिया था कि मेरा कल एक ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। साहब ने कहा कि ठीक है, अगली बार अगर छुट्टी चाहिए होगी तो मुझसे पूछना, मेरी बेटी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार इस बात का ध्यान रखना। उनकी बातों से मैं हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इतना नाराज क्यों रहते हैं। मैंने कभी उन्हें अपनी बेटी से अच्छे से बात करते नहीं देखा। एक दिन मैंने घर के पुराने नौकर से जाना कि दरअसल वो साहब की बेटी नहीं है, वो साहब के भाई की बेटी है और उसका नाम सुषमा है, लेकिन सब उसे सिया मैडम कहकर बुलाते हैं। असल में वो दूसरे देश की रहने वाली है और साल के कुछ ही महीने यहाँ आती है। साहब को उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो उसे कुछ कहते नहीं। मैंने कभी सही से नहीं देखा कि वो कहाँ जाती है और क्या काम करती है। मैं बस उसे उसके काम की जगह छोड़कर चला आता हूँ। लेकिन एक दिन जब मैं उसे छोड़ने गया तो बोर्ड देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक संस्था थी जो किन्नरों की देखभाल करती थी। वो लड़की उस संस्था के अंदर चली गई। मैं कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ किन्नर बाहर निकले। मैंने उनमें से एक से पूछा कि यहाँ का मालिक कौन है। उसने कहा कि सिया मैडम। वो एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की है और बहुत अमीर परिवार से है। उसके साथ ही वो एक बहुत अच्छी इंसान है और यहाँ के लोगों को पढ़ाने आती है। मैंने मन ही मन सोचा कि सिया मैडम कितनी अच्छी हैं। वो इन लोगों का कितना ख्याल रखती है। जब मुझे वो पसंद आने लगी, मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती हो गई। अब हम अक्सर बात करते थे। गाड़ी में बैठते समय वो मुंह पर रुमाल नहीं रखती थी और हम पूरे रास्ते बात करते रहते। मुझे भी उसके चाचा की तरह किन्नरों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी उसे इस बारे में कुछ नहीं कह पाता था। मुझे लगता था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है। हमारी बातों का पता साहब को, यानी सिया के चाचा को चल गया। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि सच जान जाओगे तो उल्टे पैर लौट जाओगे और उसके सामने भी नहीं आओगे। मैंने उनसे पूछा कि सिया के बारे में क्या सच है। मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। साहब मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगे और बोले कि वो लड़की नहीं है बल्कि एक किन्नर है, तुम उससे कैसे शादी करोगे। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब वो मुझसे इतनी खुलकर मिलती थी। जब सिया किन्नरों से मिलती थी तो मुझे लगता था कि वो जैसे उन्हीं में से एक है, पर मुझे उस पर कभी शक नहीं हुआ। साहब ने मुझे सही कहा था कि सिया के बारे में सब सच जान जाओगे तो उल्टे पैर लौट जाओगे। ये सुनने के बाद मैंने सिया से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया था। उसका सच जानने के बाद मुझे उसका सामना करने का मन नहीं हुआ। मैंने वो नौकरी छोड़ दी और इधर उधर भटक कर काम ढूंढने लगा। कड़ी मेहनत के बाद भगवान ने शायद मुझ पर दया की और मैं कनाडा आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कनाडा आने के बाद मेरे नसीब में क्या है। अपनी शादी के लिए राजी होते समय मुझे एक बार भी सिया का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब जो मेरे सामने मेरी दुल्हन बनकर बैठी है वो कोई और नहीं बल्कि वो सिया है। जितना भी मैं उसे देखकर हैरान था, उतना ही वो मुझे भी देखकर हैरान थी। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। ये सोचकर ही मैं पागल हो रहा था कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली है। मेरा तो सिर चकराने लगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसकी माँ से पहले ही पैसे ले चुका था जो मैंने अपने घर भेज दिए थे और उन्हीं पैसों से मेरी बहन की शादी की तैयारियां हो रही थी। अगर मैंने वो पैसे नहीं लिए होते तो उसी वक्त वहां से भाग जाता, लेकिन मेरा लालच ही आज मुझे इस स्थिति में ले आया था कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली और वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी थी। मैं गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। जब भी वो अपनी माँ के पास जाती, मैं तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता। मैं उसे अपने कमरे में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरी रात मैं जागता रहा। सुबह होते ही मेरी सास मेरे पास आई और धमकी भरे लहजे में कहने लगी कि चुपचाप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो और रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है।
मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी और बाकी जिंदगी तुम्हें वहीं बितानी होगी। तब तुम्हारे परिवार का क्या होगा? मैं मजबूर होकर अपने परिवार के लिए मान गया और रिसेप्शन के लिए तैयार हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि इस औरत की काफ़ी पहुंच है और वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। और यहाँ मैं किसी को जानता भी नहीं था। जब मैं बाहर गया और सिया को देखा तो किसी भी तरह से वो किन्नर लग ही नहीं रही थी। उसे देखकर कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि वो लड़की नहीं बल्कि किन्नर है। रिसेप्शन के बाद मैं कमरे से बाहर आकर बालकनी में आ गया। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बोली कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। मैंने गुस्से में कहा कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी बेटी से होगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर मेरी शादी एक किन्नर से करवा दी। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तब उन्होंने कहा कि किसी ने तुम्हें गलत जानकारी दी है। मेरी बेटी किन्नर नहीं है बल्कि सच्चाई कुछ और है, जो शायद तुम नहीं जानते। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कोई सच्चाई नहीं सुननी है, मुझे छोड़ दो। सास कुछ कहने वाली थी कि सिया कमरे से बाहर आकर बोली कि ठीक है, 2 महीने बाद तुम मुझे तलाक दे देना और हिंदुस्तान चले जाना। मेरी माँ ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं उनमें से एक पैसा भी लौटाने की जरूरत नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। सिया की बात सुनकर मैं खुश हुआ और 2 महीने बाद मुझे सच में छुटकारा मिल जाएगा। उसकी शर्त ये थी कि 2 महीने तक सभी के सामने मुझे एक अच्छे पति की तरह बर्ताव करना होगा, क्योंकि अभी अभी हमारी शादी हुई थी और हमें निमंत्रणों पर जाना था। मैं हैरान होकर सोचता रहा कि यहाँ कनाडा में क्यों किसी को सिया की असलियत के बारे में पता नहीं है, कि वो वास्तव में कौन है। मैंने 2 महीने उस पर पूरी नजर रखी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। दिन में मुझे हमेशा उसके साथ रहना पड़ता, पर रात में मैं दूसरे कमरे में सोने चला जाता और वो अपने कमरे में रहती। इस तरह 2 महीने पूरे हो गए। मैंने तलाक के कागज तैयार नहीं किए थे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम एक बार फिर से सोच लो, अभी भी समय है। तुम असल सच्चाई नहीं जानते। ऐसा न हो कि सच्चाई जानने के बाद तुम्हें पछताना पड़े और अपने लिए किए गए गलत फैसले पर पछताना पड़े। मुझे समझ आ गया था कि वो मुझे रोकने के लिए ऐसा कह रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी बेटी के साथ ही रहूं, लेकिन मैंने हिंदुस्तान लौटने का फैसला कर लिया था। मैं उसे तलाक देकर वापस लौट आया। वापस आकर मैंने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की ठानी, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। इसीलिए मैंने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरे मन में जो सपने थे वो सब खत्म हो गए। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया। इसी बिजनेस के सिलसिले में मुझे एक मीटिंग के लिए अपने दोस्त की कंपनी में जाना पड़ा। वहां सिया को देखकर मैं हैरान रह गया और उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे पता चला कि वो मेरे दोस्त की पत्नी है। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है कि तुमने किससे शादी की है? मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक अलग कमरे में ले गया और बोला कि यहाँ नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि तुम जानते हो कि तुमने किससे शादी की है? उसने कहा कि हाँ, मुझे सब पता है और वो मैं सब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैंने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा दोस्त बोला, नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं सिया के बारे में पूरी सच्चाई जानता हूँ। सिया किन्नर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। जब वो पैदा हुई थी, डॉक्टरों को लगा था कि शायद वो किन्नर है, लेकिन 15 साल की उम्र में उसे एक बीमारी हुई और ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ लड़की बन गई। लेकिन उसके परिवार के लोग इस बात को मानते नहीं थे और उसके परिवार और पड़ोसी उसे किन्नर कहने लगे, जिससे परेशान होकर उसके माता पिता उसे कनाडा ले आए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिया ने किन्नरों के लिए काम करने का सोचा, क्योंकि उसे भी लोग किन्नर कहकर बदनाम करते थे, जबकि वो ऐसी नहीं थी। उसके बावजूद उसके परिवार वाले और पड़ोसी उसका जीवन नरक बना चुके थे। सिया सोचती थी कि जो लोग वास्तव में किन्नर होते हैं वे न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करते होंगे। इसीलिए उसने साल के कुछ महीने हिंदुस्तान जाकर वहां एक संस्था खोली। उसके इस काम के कारण उसके रिश्तेदारों को और पक्का विश्वास हो गया कि वो लड़की नहीं बल्कि किन्नर है। इसी बीच तुम्हारी सिया से मुलाकात हुई और उसने तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया, लेकिन तुम भी बाकी लोगों की तरह ही निकले और उसके चाचा की बातों में आकर उसे छोड़कर चले गए।
तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार हो गई। जब उसकी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला तो उसने तुम्हें कनाडा बुला लिया। तुम्हारे जाने की सारी व्यवस्था भी उसी ने की थी। वो किसी भी तरह अपनी बेटी का घर बसाना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें जबरदस्ती शादी करने के लिए राजी किया था। उसकी माँ को लगा था कि शादी के बाद तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और तुम सारी सच्चाई जान जाओगे कि सिया एक सामान्य लड़की है। लेकिन तुमने तो सिया की कोई बात ही नहीं सुनी और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम सिया के बारे में वही सोचते रहे जो लोगों ने तुम्हें बताया था। अगर तुम एक बार उसकी बात सुन लेते तो तुम पूरी सच्चाई जान पाते। लेकिन तुम तो उसे तलाक देकर वापस लौट आए और तुम्हारे लौटने के बाद वो फिर से टूट गई। उस समय मैंने उसे हिम्मत दी और उसके सारे सच जानने के बाद मैंने उससे शादी का प्रस्ताव दिया। फिर हम दोनों पूरी जिंदगी के लिए हिंदुस्तान लौट आए। ये सारी बातें सिया ने मुझे खुद बताई थी ताकि भविष्य में तुम जैसे कोई उसे छोड़कर ना चला जाए। ये सब सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जान निकल रही हो। मैंने क्या किया था? मैंने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा दोस्त 6 साल से विदेश में संघर्ष कर रहा था। उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। सिया से शादी करने के बाद वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तेरे जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य आया था, लेकिन तुम लोगों की बातों में आकर अपने ही भाग्य को नष्ट कर दिया। तेरी बदकिस्मती है कि तू सिया जैसी लड़की को छोड़ आया। ये सब सुनकर मैं बहुत दुखी होकर उस ऑफिस से बाहर निकल गया। इसके लिए जिम्मेदार मैं खुद ही था। अगर उस समय सिया की सारी बातें सुन लेता तो आज सिया मेरी पत्नी होती। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसे छोड़कर मुझे अफसोस करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इस गलती का बोझ मुझे पूरे जीवन भर उठाना होगा, क्योंकि मेरी गलती की सजा मुझे ही भुगतनी पड़ेगी और इस तरह मुझे अपनी जिंदगी बितानी होगी। आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अच्छी कहानी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।